हाँ जी, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य अनुपमा अग्रवाल, ज्योतिष कक्षा में आपका स्वागत है। तो हमारा 1 ईयर फुल प्रोफेशनल ज्योतिष कोर्स की कक्षा चल रही है। तो हमने सबसे पहले जन्म पत्रिका का स्टडी किया, फिर हमने स्टडी किया 12 राशियाँ होती हैं, ठीक है। 360 डिग्री के भाव चक्कर में 12 राशियाँ होती हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियों का पूरा इसमें पूरा हमने डिटेल में स्टडी किया, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, ये राशियों का पूरा हम स्टडी कर चुके। इनमें से कुछ पूछना चाहते हैं तो कोई पूछ सकते हैं। फिर हमने देखा कि 12 भाव, कुंडली के 12 भाव होते हैं। पूरे 12 भावों में पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में हम पता कर सकते हैं, व्यक्ति के बारे में, ठीक है। उसके पूरे परिवार के बारे में, पूरी फैमिली के बारे में, जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरी घटनाओं का हम कुंडली से पता कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा ग्रहों के बारे में स्टडी किया। हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं नवग्रह में, सूर्य, चंद्र, बुध, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु। इनके बारे में हमने पूरी स्टडी कर चुके। जेम स्टोन्स, धातु पदार्थ, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सब पूरा डिटेल में हम स्टडी कर चुके हैं। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं और अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज़ सभी। इसके बाद हमने स्टडी किया भावों की संज्ञा, भावों के नाम क्या हैं। जैसे एक पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इसको बोलते हैं हम त्रिकोण भाव। और एक होते हैं केंद्र भाव, पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, इनको बोलते हैं केंद्र भाव, 1, 4, 7, 10। और फिर होते हैं त्रिकाया दुष्ट भाव, 6, 8, 12 भाव, ठीक है। इस तरह से भावों के नाम हमने पढ़े थे। फिर हमने इनमें स्टडी किया था केंद्र भाव, पनफर भाव, 2, 5, 8 और 11 भाव, ये पनफर भाव कहलाते हैं। और ओपोक्लिम भाव, ओपोक्लिम भाव वो होते हैं जो 3, 6, 9, 12 भाव होते हैं, ये ओपोक्लिम भाव के कहलाते हैं, ठीक है। जो टर्म्स आपको अच्छे से याद करनी है। हाँ जी पूजा जी, अपना वीडियो ऑन कीजिए सभी प्लीज़। तो यूँ लग रहा है मैं अकेली पढ़ रही हूँ, है ना। कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा। फेस शो कीजिए सभी अपना अपना। हाँ जी, राम अवतार जी, निधि गोयल जी, सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी मैम, जस्ट अभी मार्केट से आई हूँ, खाना बना रही हूँ, इसलिए वीडियो। मैम मैं ना एक्चुअली मैं बाहर हूँ तो मैं सिर्फ सुन रही हूँ। चलो आप अपना रख लो, लेकिन बाकी सभी अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी, तो आगे हमने क्या, अभी क्या किस पे चर्चा चल रही थी। हाँ, भावों की संज्ञा की बात कर रहे हैं ना। ओपोक्लिम भाव, और फिर मारक भाव होते हैं 2 और 7 भाव। और ऐसे त्रिकोण होते हैं, धर्म त्रिकोण 1, 5, 9, अर्थ त्रिकोण 2, 6, 10। और फिर काम भाव होते हैं 3, 7, 11 और एक 4, 8, 12 मोक्ष भाव होते हैं, मोक्ष त्रिकोण, ठीक है। इस तरह से ये भावों की संज्ञा थी। फिर इसके बाद अपना आता है योग कारक प्लैनेट। हमने पूरे 12 लग्नों के लिए योग कारक प्लैनेट निकाले थे। योग कारक प्लैनेट किसे बोलते हैं? जो ग्रह, जिन ग्रहों की 2-2 राशियाँ मिली होती हैं, उनमें से जो ग्रह केंद्र भाव और त्रिकोण भाव का स्वामी हो जाता है। यानी कि दो राशियों में से एक राशि केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 भावों में हो और दूसरी राशि त्रिकोण भाव 1, 5, 9 भावों में हो, तो वो योग कारक प्लैनेट कहलाते हैं, की प्लैनेट कहलाते हैं। और उसकी दशा अंतरदशा सबसे बेस्ट जाती है, ठीक है। और ये जो योग कारक प्लैनेट हमने आपको निकालने सिखा दी थी 12 लग्नों के लिए। दो राशियाँ होती हैं जिनकी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रहों के लिए तो 2 राशियों काउंट होती हैं। और सूर्य और चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं जिनको 1-1 राशि मिली है।
अगर सूर्य और चंद्रमा की राशि त्रिकोण भाव में पड़ जाए, 1, 5, 9 भाव में आ जाए, तो इन्हीं को फिर योग कारक प्लैनेट लेते हैं, क्योंकि पहले हम त्रिकोण भाव को प्रेफरेंस देते हैं। सबसे पहले 2 राशियों वाले प्लैनेट को प्रेफरेंस देते हैं, फिर त्रिकोण भाव में जो राशि पड़ती है उसको प्रेफरेंस देते हैं। जैसे मेष लगन के लिए सूर्य योग कारक प्लैनेट होगा, पंचम भाव का स्वामी प्लैनेट होगा, ठीक है, क्योंकि इसके त्रिकोण भाव में सिंह राशि पड़ रही है, वो एक ही राशि है, दूसरी राशि इसकी होती नहीं है, इसलिए हम सूर्य को योग कारक प्लैनेट कहेंगे। तो ये जो की प्लैनेट होते हैं, जो आपका योग कारक प्लैनेट होते हैं, ये सबसे गोल्डन पीरियड, जब भी इसकी दशा अंतर्दशा आती है तो आपके जीवन का गोल्डन पीरियड होता है। तो इसकी दशा अंतर्दशा में बहुत ही शुभ फल मिलते हैं, ठीक है। और फिर इस तरह से जैसे वृष लगन के लिए योग कारक प्लैनेट शनि बनता है। वृष लगन के लिए नवम और दशम भाव का स्वामी बन जाता है शनि की राशि नवम भाव में पड़ती है मकर राशि, और कुंभ राशि केंद्र भाव में पड़ती है दशम भाव में, तो इसलिए ये योग कारक प्लैनेट हुआ। मिथुन लगन के लिए योग कारक प्लैनेट हुआ बुध, क्योंकि इसके त्रिकोण भाव में मिथुन राशि पड़ रही है बुध की, और केंद्र भाव चतुर्थ भाव में कन्या राशि पड़ रही है, ठीक है। तो बुध योग कारक प्लैनेट हो गया मिथुन लगन के लिए। कर्क लगन के लिए योग कारक प्लैनेट कौन सा हुआ? मंगल हुआ, क्योंकि कर्क लगन के लिए जो है मंगल की 2 राशियां हैं। मेष राशि जो है दशम भाव केंद्र भाव में पड़ रही है, और इसकी दूसरी राशि वृश्चिक राशि पंचम भाव त्रिकोण भाव में पड़ रही है, तो मंगल योग कारक प्लैनेट हुआ कर्क लगन के लिए, है ना। और फिर आता है सिंह लगन के लिए भी मंगल योग कारक प्लैनेट हो जाएगा, क्योंकि उसके सिंह लगन के लिए कौन कौन सी राशि होगी? हाँ, वृश्चिक राशि 8 नंबर की राशि केंद्र भाव में है चतुर्थ भाव में, ठीक है। और उसकी मेष राशि कहाँ पड़ी? नवम भाव में त्रिकोण भाव में आ गई, तो सिंह लगन के लिए मंगल योग कारक प्लैनेट हो जाएगा। फिर अपनाते हैं कन्या लगन के लिए भी बुध योग कारक प्लैनेट हो जाएगा। कन्या लगन में एक राशि त्रिकोण भाव यानी कि लगन भाव में कन्या राशि पड़ रही है बुध की, और दूसरी राशि दशम भाव में मिथुन राशि केंद्र भाव में पड़ रही है, तो बुध यहाँ पर योग कारक प्लैनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे है तुला लगन के लिए भी शनि योग कारक प्लैनेट कैसे बनेगा? क्योंकि उसकी एक राशि मकर राशि चतुर्थ भाव में है, और उसकी दूसरी राशि कुंभ राशि जो है वो पंचम भाव में है। चतुर्थ भाव केंद्र भाव हो गया और पंचम भाव त्रिकोण भाव हो जाता है। तो फिर इस तरह इसके बाद आते हैं वृश्चिक लगन के लिए अब यहाँ पर देखो योग कारक प्लैनेट आ जाते हैं चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा को एक ही राशि मिली और वो त्रिकोण भाव में पड़ती है, भाग्य भाव में पड़ रही है, इसकी दूसरी राशि कोई होती नहीं, इसलिए अपन यहाँ पर चंद्रमा को ही प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। फिर आती है धनु लगन के लिए गुरु योग कारक प्लैनेट होगा। इसकी 2 राशियाँ लगन में, और लगन यानी त्रिकोण भाव धनु राशि, और दूसरी मीन राशि जो है चतुर्थ भाव यानी केंद्र भाव में है, तो केंद्र त्रिकोण दोनों भावों में इसकी राशि पड़ रही है गुरु की, तो गुरु योग कारक प्लैनेट हो गया। फिर आता है मकर लगन के लिए शुक्र योग कारक प्लैनेट होता है, क्योंकि इसकी 2 राशियाँ वृष राशि त्रिकोण भाव में पड़ रही है, पंचम भाव में वृष राशि पड़ रही है त्रिकोण भाव में, और इसकी दूसरी राशि तुला राशि जो है दशम भाव में यानी कि केंद्र भाव में है, ठीक है, समझ आया। तो शुक्र मकर लगन के लिए योग कारक प्लैनेट है। फिर आता है कुंभ लगन के लिए भी शुक्र योग कारक प्लैनेट है, क्योंकि इसकी वृष राशि चतुर्थ भाव केंद्र भाव में है, और इसकी दूसरी जो है तुला राशि नवम भाव त्रिकोण भाव में है, ठीक है। फिर आते हैं मीन लगन के लिए गुरु योग कारक प्लैनेट है, क्योंकि इसकी एक राशि जो है लगन त्रिकोण भाव में है, फर्स्ट भाव त्रिकोण भाव होता है, और इसकी दूसरी राशि धनु राशि दशम भाव केंद्र भाव में है। तो इस तरह से ये 12 भावों के योग कारक प्लैनेट हो जाते हैं, 12 लग्नों के, सॉरी। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा था अकारक ग्रह की डेफिनेशन क्या होती है? बताइए, आप में से कौन बताएगा? अकारक ग्रह की डेफिनेशन अपन पढ़ चुके, क्योंकि अभी ये रिवीजन क्लास चल रही है।
हाँ जी निधि गोयल जी बताइए, आप बताइए। हाँ जी, अकारक ग्रह वह होता है जो 3, 6, 8, 11 और 12 इन भावों में जिसकी 2 राशियां पड़े, वह ग्रह जिनकी 2 राशियां 3, 6, 8, 11 और 12 इन भावों में पड़ती हैं। इसको सिंपल सा याद करने का क्या तरीका होता है, केंद्र भाव और त्रिकोण भाव छोड़ दो और सेकंड भाव को छोड़ दो, बाकी जो भाव बचे हैं उन भावों में अगर किसी ग्रह की 2 राशियां पड़ती हैं तो वो अकारक ग्रह कहलाता है। अकारक ग्रह क्या होते हैं, अशुभ फल देता है। इसकी जब भी दशा अंतर्दशा आती है तो कष्ट में जीवन व्यतीत होता है, मानसिक परेशानी हो सकती है, फिजिकल परेशानी हो सकती है, शारीरिक पीड़ा हो सकती है ना। लेकिन अकारक प्लेनेट में ऐसा नहीं है कि जैसे एकादश भाव की दशा चल रही तो इनकम आती, पैसा आता रहता है, ठीक है, वैसे कष्ट रहता है। तो ये सबसे बैड दशा अंतर्दशा जाती है इनकी जब अकारक प्लेनेट होता है, ठीक है। तो अपन ऐसे निकाल लेंगे भी, 12 लग्नों का आपको निकालना सिखाया हुआ है, अगर कहो तो रिपीट करें। हाँ जी, हाँ जी चेतन वर्मा जी। मैम चलने दो, अभी तो ये तो आकारक का तो निकाला हुआ है ना तेरे। हैं जी, अच्छा वो मैम मैं थोड़ा सा बीच में ना चली गई थी मैम, ये ना आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो क्या? हाँ कर रही हूँ रिकॉर्डिंग, अच्छा क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। इसमें वो चीज़ें बताते हैं जो किताबों में भी नहीं लिखी होती, और प्रैक्टिकल। हाँ नहीं आप अच्छा बता रही, इसलिए बोल रहे हो। हाँ 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 जी, अकारक ग्रह की बात हो रही थी। बताइए सभी लग्नों के लिए अकारक ग्रह कौन बताएगा? मेष लगन के लिए अकारक ग्रह कौन सा होता है? हाँ जी निधि गोयल जी आप बताओगे? हाँ एक सेकंड मेष के लिए ना, मेष के लिए आपका बुध अकारक ग्रह होगा। मेष लगन के लिए बुध, हाँ ठीक है, क्योंकि बुध की 2 राशियां मिथुन और कन्या है, 3rd भाव में पड़ती है एक राशि और दूसरी 6ठे भाव में पड़ रही है, तो बुध अकारक ग्रह हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुध की दशा में आपको धन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जॉब भी लग सकती है, 6ठे भाव का ही स्वामी है, छोटी यात्रा भी हो सकती है, ट्रांसफर भी हो सकती है, लेकिन कष्ट मिलता है, शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट होता है। हाँ जी नेक्स्ट वृष लगन के लिए कौन बताएगा? 3, 6, 8, 11, 12 लेते हैं ना, 3, 6, 8, 11, 12 है ना। अकारक ग्रह वही होते हैं जिसकी 2 राशियां, वह ग्रह जिसकी 2 राशियां 3, 6, 8, 11 और 12 भावों में पड़े एक साथ, और वह ग्रह जिनकी अगर एक ही राशि होती है तो फिर उसको जैसे सूर्य और चंद्रमा की है उसका फिर अलग से काउंट होता है ना। अगर 2 राशि नहीं मिले तो फिर एक राशि को ले लेते हैं। हाँ जी नेक्स्ट वृष लगन के लिए बताइए कौन सा होता है अकारक ग्रह? वृष लगन के लिए होता है गुरु, क्योंकि गुरु की 2 राशियां, धनु राशि अष्टम भाव में, एक राशि अष्टम भाव में, और मीन राशि जो है वो एकादश भाव में पड़ रही है। तो वृष लगन के लिए गुरु अकारक ग्रह हो जाता है। और फिर आ जाता है आपका मिथुन लगन। हाँ जी मिथुन लगन के लिए अकारक ग्रह होते हैं मंगल, क्योंकि इसकी एक राशि 11वें भाव में मेष राशि और वृश्चिक राशि जो है 6ठे भाव में पड़ती है। हाँ जी जिनकी भी डिस्टर्बेंस हो रही है प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर दीजिए। हाँ जी वो डिस्टर्बेंस हो रही है बहुत ज़्यादा। पूजा ने तो कर रखा है, चेतन वर्मा जी आप कीजिए, अपने आप को म्यूट कीजिए चेतन वर्मा जी। हाँ नेक्स्ट लेते हैं कर्क लगन। कर्क लगन के लिए कौन सा ग्रह अकारक होते हैं? इसमें भी बुध आ जाएगा अकारक ग्रह। इसमें बुध की एक राशि मिथुन राशि 12th भाव में है और इसकी दूसरी राशि 3rd भाव में आ जाती है, कन्या राशि। नेक्स्ट है सिंह लगन। सिंह लगन के लिए कौन सा अकारक ग्रह है बताइए?
होगा। सिंह लगन के लिए हाँ हमने शनि लिया था। वैसे अपन इसमें सिंह लगन में चंद्रमा भी ले सकते हैं, लेकिन हमने शनि लिया था क्योंकि शनि की 2 राशियाँ छठे घर में आ गई ना, इसकी एक राशि और दूसरी राशि मारक भाव में पड़ रही है, तो ज़्यादा बैड प्लेनेट शनि बनता है। कन्या लगन के लिए कौन सा ग्रह कारक है? मेष मंगल। उसकी एक राशि अष्टम में है, दूसरी राशि 3rd भाव में है, वृश्चिक राशि। फिर आता है तुला लगन के लिए कौन सा ग्रह कारक है? गुरु, क्योंकि उसकी एक राशि 3rd भाव में धनु राशि और छठे भाव में मीन राशि पड़ती है। फिर इसके बाद है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन के लिए कौन सा ग्रह कारक पड़ता है? बताइए। बुध। एकादश भाव का स्वामी हाँ, एक तो 8वें भाव में बैठा है इसका एक ना, और एक ना 11th भाव में बैठा है। हाँ, वृश्चिक लगन के लिए मिथुन राशि 8वें भाव में आ गई और एकादश भाव में कन्या राशि आ गई, तो बुध कारक ग्रह होगा मिथुन लगन, ये सॉरी वृश्चिक लगन के लिए। नेक्स्ट धनु लगन के लिए कौन सा होगा कारक ग्रह? शुक्र। धनु लगन के लिए शुक्र। वो इसलिए होगा क्योंकि इसकी दूसरी राशि है, मतलब आपकी ये वृषभ राशि जो है, हाँ, ये आपके छठे भाव में, और तुला राशि इसकी 11वें भाव में, और तुला राशि जो है वो 11वें भाव में, इसके 11वें भाव में। हाँ सही है। नेक्स्ट मकर लगन के लिए कारक ग्रह कौन सा है? इसके लिए गुरु है। ये भी इसलिए है क्योंकि इसका आप ये देखो कि जो इसकी मीन वाली राशि है इसके 3रे भाव में हो गई, और इसकी 6 और 11। मकर लगन के लिए गुरु का कारक ग्रह हो जाएगा, क्योंकि 12वें भाव में हो जाएगा। हाँ 12वें भाव में धनु राशि। हाँ ठीक है, 12वें भाव में धनु राशि और 10, 11, 12 3rd भाव में मीन राशि आ जाएगी। ठीक है, तो ये गुरु का कारक हो गया। कुंभ लगन के लिए कौन सा ग्रह कारक होगा? कुंभ के लिए मैम चंद्रमा है, क्योंकि ये अकेला ही है मेरे ख्याल से छठे भाव में, बाकी किसी की दूसरी राशि पढ़ नहीं रही है, मतलब आ नहीं रही है। हाँ ठीक है, तो कुंभ लगन के लिए चंद्रमा अकारक ग्रह होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी एक ही राशि पड़ रही है छठे भाव में। चंद्रमा की एक ही राशि, दूसरी राशि है ही नहीं, और दूसरी राशि का कोई और ग्रह भी नहीं है जिसकी 2 राशियाँ इन भावों में पड़े, 3 से 8, 11 भावों में हो, 11 और 12 भावों में हो। नेक्स्ट मीन लगन के लिए कौन सा ग्रह कारक होगा? शनि अकारक होगा, क्योंकि इसकी 3रे भाव और 8वें भाव में पड़ रही है। नो शनि होगा इसका, शनि होगा। इसके 3रे में ना, आप देखो कि 3रे में पड़ रही है इसकी दूसरी राशि। वॉइस के लिए नो मकर राशि जो है मीन लगन के लिए कुंभ राशि 12वें भाव में आ गई और मकर राशि 11वें भाव में आ जाएगी। 10, 11, 12 मीन लगन की बात हो रही है। तो इसकी 2 ही हो जाएंगे फिर। शनि की 2 राशियाँ होगी, और कौन सा ग्रह आ रहा है? एक में आ रहा है, दूसरे और 7वां, मतलब आपका एक 3रे घर में आ रहा है, और एक ना आपके उसमें आ रहा है, क्या कहते हैं 8वें घर में आ रही है। 7 राशि, 7 तुला राशि, तुला और आपकी वृषभ दोनों आ रही है। हाँ शुक्र की राशि भी तो 11 भी आ रहा है। मीन लगन शुक्र ही हो रहा है। क्या लिखा था मीन लगन के लिए? हम शायद इसको प्रायोरिटी इसलिए देंगे ज्यादा क्योंकि ये अष्टम भाव में आ रही है इसकी एक राशि, और अष्टम भाव मारक भाव में आता है ना। हाँ नहीं क्या? हाँ शुक्र इसमें देखो कौन से भाव का स्वामी हुआ? एक तो 3रे भाव में आ गए। हाँ ठीक है, दूसरी 3रे भाव पर संभाव का स्वामी है। तुला राशि कौन से में आई? हाँ दूसरी अष्टम भाव में। ठीक है, इसको शुक्र को ले रहे हैं हम, प्रेफरेंस है ना, शुक्र को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन इसमें शनि भी वो खराब ही गिना जाता है। हाँ जी नेक्स्ट
मीन तीनों पूरे मीन लगन हो गए है ना, 12 तो लगन। मैम दोनों नहीं रख सकते इसमें। नहीं, ये एक ही मेन एक ही मानना होगा। मेन एक ही लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्रॉप होता है उसको कारक मानते हैं, है ना। ठीक है। ऐसे तो योग तो कारक भी बहुत वैसे से तो होते हैं। हाँ जी चेतन वर्मा जी बोलिए। मैम वैसे तो दोनों ही हो रहे हैं ना, इसमें शुक्र भी हो रहे हैं और शनि भी हो रहे हैं, हाँ, दोनों हो शुक्र रहे और हैं। शनि भी हो रहे हैं, पर ज़्यादा प्रेफरेंस हम शुक्र को दे रहे हैं। शनि भी इसमें खराब ही प्लेनेट है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि द्वादश भाव से जो अष्टम भाव ज़्यादा वो है खराब। 12वां भाव तो क्या होता है, वो हो जाता है न्यूट्रल, जी मैम। है ना। हाँ जी, तो ये हो गया अकारक ग्रह। इसके बाद आते हैं बाधक ग्रह। बाधक ग्रह की क्या डेफिनेशन थी, कौन बताएगा? हाँ, 4 स्थिर और वो लगन होंगे ना, 4 लग्न स्थिर लग्न और हाँ, 20 भाव बाधक लग्न। ग्रह के लिए आपको तो पहले एक साथ भावों आपस में के- जो राशि पड़े। भावों के नाम याद करने पड़ेंगे, चर, स्थिर और द्विस्व भाव। जैसे चर है 1 4 7 10 राशियां। हाँ, अगर लगन में हाँ। चर राशि पड़ रही है, यानी मेष, कर्क, तुला और मकर, इन 4 राशियों में से कोई एक राशि लगन में पड़ रही है, तो चर लगन के लिए जो 11वें भाव का जो स्वामी ग्रह बनता है वो अकारक ग्रह कहलाता है। अब इसमें मेष लगन के लिए 11वें भाव का स्वामी ग्रह कौन हो जाएगा? शनि। तो शनि यहाँ पर सॉरी बाधक ग्रह कहलाता है, बाधक ग्रह हो जाएगा यहाँ पर शनि मेष लगन के लिए। और फिर दूसरी चर राशि कौन सी है? कर्क राशि। कर्क लगन के लिए 11वें भाव का स्वामी क्या बनता है? शुक्र। तो कर्क लगन के लिए शुक्र जो है बाधक ग्रह हो जाएगा। और फिर आ जाता है तुला लगन। तुला लगन के लिए 11वें भाव का स्वामी आ जाता है सूर्य। तो सूर्य जो है बाधक ग्रह हो जाएगा। सिंह राशि आ जाती है ना 11वें भाव में, तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। तो नेक्स्ट है आपका मकर लगन। मकर लगन के लिए 11वें भाव का स्वामी कौन बना? मंगल। 8 9 10 मंगल आ जाएगा 11वें भाव का स्वामी। तो मंगल जो है बाधक ग्रह बन जाएगा। बाधक ग्रह क्या करता है कि कोई भी आपका जो काम होता है उसमें अड़चने पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। तो इस ग्रह से संबंधित आपको जो भी इसके पदार्थ हैं या ग्रह हैं उनसे रिलेटेड पूजा पाठ या इनसे ग्रहों से रिलेटेड दान किए जाते हैं। ठीक है। बाधक ग्रह का कभी भी स्टोन नहीं पहनना चाहिए, या कोई 6 8 12 भाव में कोई ग्रह आ जाता है उसका भी स्टोन नहीं पहनना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है स्थिर लगन। स्थिर लगन कौन कौन से होते हैं? 2 5 8 और 11, यानी वृष लगन, सिंह लगन और वृश्चिक लगन और कुंभ लगन। ये 4 लगन होते हैं जो स्थिर लगन कहलाते हैं। स्थिर लगन में क्या होते हैं? जो आपका भाग्य भाव यानी नवम भाव का स्वामी होता है वो बाधक ग्रह बन जाता है। वैसे भाग्य भाव को बहुत अच्छा मानते हैं, है ना, आपका भाग्येश होता है, भाग्य उदय करता है, लेकिन वही ग्रह आपका आपके कामों में रुकावट भी पैदा कर रहा है। तो फिर इसके भी हम उपाय करते हैं। अब स्थिर लगन कौन कौन से? वृष लगन के लिए भाग्य भाव का स्वामी कौन सा हो गया? 2 6 10 शनि। मकर राशि आ जाएगी भाग्य भाव में, है ना? हाँ जी, वृष लगन के लिए शनि जो है वो आपका बाधक ग्रह हो जाएगा। तो इसमें वृष लगन के लिए शनि ही आपका योगकारक ग्रह है और शनि ही बाधक ग्रह हो जाएगा। ठीक है, योगकारक ग्रह भी शनि है, फायदा भी यही दे रहा है, और बाधक ग्रह भी शनि है। तो हम शनि की पूजा पाठ, शनि ग्रह से रिलेटेड मंत्र जाप कर सकते हैं इसको और बढ़िया सही करने के लिए। तो नेक्स्ट स्थिर लगन कौन से है? सिंह लगन। 2 5 सिंह लगन में कौन सा आया भाग्य भाव का स्वामी? 1 राशि मेष राशि का स्वामी मंगल। मंगल यहाँ पर भी मंगल ही योगकारक प्लेनेट है। सिंह लगन के लिए मंगल ही योगकारक प्लेनेट और मंगल ही बाधक ग्रह है। तो इसमें आप हनुमान जी की उपासना, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, है ना, मंदिर में ढोक लगाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाएं मंगलवार को, तो इसकी पूजा पाठ, सुंदरकांड का पाठ पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ पढ़ सकते हैं। ठीक है।
तो ये उपाय कर सकते हैं। तो फिर अपना आता है नेक्स्ट, कौन सा स्थिर लगन आ गया? वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन के लिए 9वें भाव का स्वामी कौन सा हुआ? चंद्रमा। 4 नंबर की राशि आ रही है भाग्य भाव में, तो चंद्रमा आपका जो है बाधक ग्रह बना। यहाँ पर चंद्रमा ही आपका योग प्लेनेट है और चंद्रमा ही बाधक ग्रह है। ठीक है, तो आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर सकते हैं, शिवलिंग पे जल अभिषेक कर सकते हैं, जैसे भी कभी आपके काम में रुकावट पैदा हो रही है तो। नेक्स्ट कौन सी राशि है? कुंभ लगन। कुंभ लगन के लिए बाधक ग्रह का स्वामी कौन सा बनेगा? शुक्र। तो कुंभ लगन के लिए शुक्र ही योग प्लेनेट है और शुक्र ही बाधक ग्रह है। तो शुक्र से रिलेटेड वस्तुओं का आप मंत्र दान कर सकते हैं या इससे शुक्र का मंत्र जाप कर सकते हैं। शुक्र का उपाय करेंगे अगर इस ये रुकावट पैदा करता है। हाँ, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको अपन को यहाँ पर क्या पॉइंट नोट करने को मिल रहा है, कोई बताएगा? हाँ जी, इसमें पॉइंट अपन को ये मिल रहा है कि भाई जो स्थिर लगन की राशियाँ हैं, स्थिर लगन है जो 2, 5, 8 और 11, 2, 5, 8 और 11 लगनों की कुंडली है अगर, तो उनमें जो योग प्लेनेट होते हैं वही बाधक ग्रह बनता है ना? यही आ रहा है ना अपना, अभी अपने काउंट किया तो। हाँ जी, ये तो था योग कारक, अकारक और बाधक ग्रह। इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, आपके सभी क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। हाँ जी, फिर आता है ग्रहों की उच्च नीच राशि अपने हो चुकी थी, उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है क्या? हाँ, वो क्लियर है या उसको रिवाइज करने की थोड़ी ज़रूरत है? पहले अपन दृष्टियाँ ले लेते हैं, फिर ग्रहों की दृष्टियाँ और अवस्थाएँ ले लेते हैं। हाँ जी, ग्रहों की दृष्टियाँ लिखो। देखो, जो सभी ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह, उनकी 7th दृष्टि तो सबकी होती है, ये नोट कर लो। सभी ग्रहों की 7th दृष्टि तो होती ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन लिखते, सबसे पहले लिखते हैं अपन शनि। शनि की कौन कौन सी दृष्टियाँ होती हैं? 3, 7 और 10। शनि जो है जहाँ भी बैठा हो वहाँ से, अब वहाँ से काउंट करेंगे तो वहाँ से तीसरे घर पे दृष्टि डालेगा और वहाँ से अपने 7वें भाव में दृष्टि डालेगा और वहाँ से 10वें भाव में दृष्टि डालेगा। ठीक है मैम, कौन कौन सी? 3, 7 और 10? 3, 7 और 10। अब यहाँ पर देखिए, जैसे शनि कहाँ बैठा हुआ है? 3rd हाउस में बैठा हुआ है ना, वृष राशि में। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि 5वें भाव में पड़ेगी, 1, 2, 3 काउंट करें, और फिर एक भाग्य भाव पे पड़ेगी, 9वें भाव पे शनि की दृष्टि पड़ेगी। 7th दृष्टि से 9वें भाव को देख रहा है, मंगल को देख रहा है ना, मंगल पे दृष्टि पड़ी है। और फिर यहाँ से 10वें भाव है, द्वादश भाव। आप कोई भी कुंडली एक निकाल लो, उसमें ना ऐसे कर करके बताओ तो जल्दी समझ में आ जाएगा सारी ग्रहों की दृष्टि का। नहीं निकाल रखे, मैं शेयर नहीं कर रही अभी, भूल गई शेयर करना। 1 मिनट। हाँ जी, शनि की दृष्टि ये लिखो। हाँ जी, अब यहाँ पर लिखो। देखो, शनि यहाँ पर 3rd भाव में वृष राशि में बैठे हैं, ये मीन लगन की कुंडली है, एग्जाम्पल कुंडली जो है। तो शनि की तीसरी दृष्टि, जहाँ पर शनि बैठा है वृष राशि में, उसको पहला भाव मानेंगे। तो 1, 2, 3 तीसरा भाव हो गया इसका, वहाँ से तीसरा भाव हो गया 5वां भाव, जहाँ कर्क राशि है। तो शनि तीसरी दृष्टि से 5वें भाव को देख रहा है और 7वीं दृष्टि से, यहाँ से शुरू करेंगे तो 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को देख रहा है, यहाँ वृश्चिक राशि है। और फिर 10वीं दृष्टि से यहाँ से काउंट करो, 10 तक गिनो, शनि से काउंट करके 10 तक गिनो, तो बताइए कौन से भाव पे दृष्टि आ रही है इसकी। हाँ जी, फास्ट। 11वें भाव में आ रही है ना सर? है 11वें भाव में, 12वें भाव में आ रही है, 12वें भाव में, दशम दृष्टि देख रहे हैं ना, 12वें भाव में इसकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है।
नेक्स्ट लिखो, और दृष्टि कौन सी, और ग्रह कौन सा है? गुरु। सबसे पहले अपन स्लो प्लैनेट लेते हैं, फिर उससे जो कम स्लो है। गुरु की दृष्टि लिखो, पंचम, पांचवी, सातवीं और नवीं। 5, 7, 9। हाँ जी, इस कुंडली में देखिए गुरु कहाँ बैठा हुआ है, बताओ। हाँ जी, पूजा जी बताइए, गुरु कहाँ बैठा हुआ है? हाँ मैम बता रही हूँ। स्क्रीन शो हो रही है आपको, आपको कुंडली भी भेजी हुई है ग्रुप में, मेन लगन की हाँ कुंडली। मैम। गुरु बताइए कहाँ बैठा, सभी देखिए और ध्यान से बताइए गुरु कहाँ बैठा हुआ है। 8th हाउस में है ना? मैम 10th हाउस में है। हाँ, और चेतन जी आप बताइए कहाँ बैठा हुआ है गुरु? 8th हाउस में बैठे हुए हैं 5 ग्रहों में। हाँ जी, मीन लगन की कुंडली दिख रही है आपको, गुरु कहाँ बैठा हुआ है? आपको ग्रुप में भी भेजी हुई है ये लगन की कुंडली, उसको भी जूम करके देख सकते हैं। हाँ जी, जल्दी बताइए। हाँ मैम 10th में ही है। हाँ ठीक है। और राम कुमार जी आप बताइए, आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी, चेतन वर्मा जी आप भी बताइए। हाँ, गुरु यहाँ पर दशम भाव में धनु राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर दृष्टि काउंट करेंगे, इसको हम पहला भाव मान लेंगे, यहाँ गुरु है। दशम भाव को पहला भाव मानकर आगे काउंट करो। इसकी 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, बताइए कहाँ पड़ेगी? 1, 2, 3, सभी काउंट करो। 1, 2, अच्छा 3, 4। एक सेकंड मैम, एक सेकंड मैं आपसे की पूछ रही थी, दोबारा कंफर्म कर लीजिए। जैसे आपने पहली दृष्टि बताई 5वें हाउस की, मतलब जो 5 कदम चलने के बैठेगा अपने को गिना के, तो वो जो अगर हमारी पहली दृष्टि हम 7वीं, उससे आगे गिनेंगे 6 और 7, या वहां से फिर स्टार्ट करेंगे हम 7? नहीं, देखो इसकी 3 दृष्टियाँ से देखता है ना घर को, इसको पहला भाव तो इसी को मानेंगे अपन। तो इसकी 5वीं दृष्टि, हाँ, ठीक है। 5वीं दृष्टि है वो सेकंड भाव में पड़ रही है। देखो यहाँ से काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5। 5वीं दृष्टि है मेष राशि पे पड़ रही है, सेकंड भाव में। फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर इसकी अगली दृष्टि कौन सी है? 7th दृष्टि। इसको पहला भाव मान के, तो 7th भाव कौन सा हो गया यहाँ से? 4th भाव हो गया, यहाँ पर मिथुन राशि है, तो 7th दृष्टि इसके 4th भाव पे पड़ी है गुरु की। गुरु 4th भाव को देख रहा है, तो यहाँ गुरु जो है जो शुभ प्लैनेट है, और यहाँ पर योग कारक प्लैनेट भी है। 5वीं दृष्टि मैम आप 5वीं दृष्टि बोल रहे हो, पहले पे आ रही है दूसरे पे आ रही है? दूसरे पे। हाँ मैम दूसरे पे आ रही है ना, पहले को नहीं, दूसरा ही बोल रहे हैं। सेकंड भाव ही बताया, मेष राशि बताया मैंने, मेष राशि लिखी हुई है ना वहाँ पर। हाँ मैम। हाँ, और फिर इसकी 7th दृष्टि कहाँ आ गई? 4th भाव में। 4th हाउस में आ रही है मैम। हाँ, सभी काउंट करो तभी आएगा आपको निकालना। 4th भाव में आ रही है, ठीक है। तो गुरु जो है शुभ प्लेनेट है, और यहाँ पर ये योग कारक प्लेनेट भी है गुरु। मीन लगन के लिए गुरु योग कारक प्लेनेट हो जाते हैं, क्योंकि इसकी 2 राशियाँ केंद्र और त्रिकोण में एक साथ पड़ रही है। त्रिकोण भाव लगन भाव हो गया, और केंद्र भाव दशम भाव हो गया। तो मैम जो आपने काउंटिंग शुरू की है, जो गुरु की, तो गुरु को पहला भाव माना है। 1 मिनट कंप्लीट करने दो मुझे अपनी बात। हाँ, गुरु की जो है अपनी 4th भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो ये शुभ दृष्टि हो गई। गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो 4th भाव से जो भी फल मिलेंगे बहुत ही शुभ फल मिलेंगे इनको, इनकी मदर से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड। 4th भाव क्या क्या चीज़ें शो करता है? जैसे मदर से रिलेटेड, मकान, भूमि, वाहन सुख, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें, माता मदर होगी है ना, ये सारी चीज़ें, सुख, मन की शांति, तो ये सारी चीज़ें इनको मिल रही हैं। हाँ जी, अब बताइए पूजा जी क्या कह रहे थे आप? मैं ये बोल रही थी, जो आपने पहला कदम गिना, वो गुरु को छोड़ के गिना? नहीं, गुरु को काउंट करेंगे, जहाँ गुरु बैठा है उसको पहला भाव मानेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, तो फिर नंबर पे, अच्छा हाँ नंबर सेकंड पे, हाँ मेष उधर ही आया, ठीक है मैम। हाँ। ओके। और फिर इसकी नेक्स्ट दृष्टि होती है 9वीं दृष्टि। गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं।
अब यहाँ से काउंट करके नवम दृष्टि देखो कहाँ पड़ रही है। दशम भाव में अगर गुरु बैठा है, इसको पहला भाव मानो, काउंट करो और बताइए कौन से भाव पे आ रही है इसकी नवम दृष्टि। छठे भाव में। हाँ जी बताइए। छठे भाव में मैम। हाँ छठे भाव में आ रही है। सभी बताइए। राम कुमार जी आप भी बताओ, बीच में कुछ बोला करो। हाँ जी चेतन वर्मा जी, निधि गोयल जी बताइए, सभी बताइए सबकी कहाँ पर आ रही है। हाँ मैम छठे भाव में आ रही है। छठे भाव में। और छठे भाव में। चेतन वर्मा जी आपके? छठे भाव में जाएगी। हाँ छठे भाव में आ रही है, ठीक है। अब दशम भाव से यहाँ काउंट करेंगे तो छठे भाव पे गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है, ठीक। तो इसका जॉब अच्छी मिल सकती है, रोग ऋण शत्रु सब अच्छे मिल से। हाँ जी नेक्स्ट प्लेनेट लिखो। गुरु के बाद आता है मंगल, राहु की लिखो दृष्टि पहले, राहु। हाँ जी राहु की भी सेम ही दृष्टियाँ होती हैं जो गुरु की बताई हैं। कौन कौन सी? 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब यहाँ पर बताइए राहु कहाँ बैठा हुआ है। राहु भी यहाँ पर दशम भाव में बैठा हुआ है, धनु राशि में। तो यहाँ पर राहु जो है नीच राशि में बैठा हुआ है। धनु राशि जो है राहु की नीच राशि होती है, मिथुन उच्च की होती है। तो यहाँ पर ये नीचभंग राजयोग भी बन रहा है। नीचभंग राजयोग क्या होता है कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच का हो। अब यहाँ पर धनु राशि में ये राहु नीच का बैठा हुआ है, तो उसका जो राशि स्वामी होता है वो उस ग्रह से केंद्र में हो या लगन से केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र में हो। तो यहाँ पर ये दोनों योग घटित हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है राहु जो है गुरु की राशि में है और नीच राशि में है, तो इसका राशि स्वामी गुरु राहु से केंद्र में है, राहु से प्रथम भाव में है, ठीक है। और लगन से भी केंद्र में है, लगन से दशम भाव में है। तो ये नीच भंग राजयोग भी बना रहा है, ठीक। हाँ जी राहु की दृष्टि बताओ कहाँ पड़ेंगी। दशम भाव से काउंट करो, 5वीं दृष्टि बताओ। सेम गुरु वाली हो जाएगी। हाँ सेम गुरु वाली हो जाएंगी ये तो सारी। रिपीट करके बताओ ना। आपका नाम सेकंड भाव पे पड़ रही है राहु की दृष्टि भी, और 4th भाव पे पड़ रही है और छठे भाव पे पड़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है मंगल ग्रह की दृष्टि लिखो। मंगल की दृष्टि होती है 4, 7 और 8। 7वीं दृष्टि तो हर एक ग्रह की होती है, ये तो आप परमानेंटली याद कर लो। 4, 7 और 8 इसकी 8वीं दृष्टि होती है और 7 चौथी दृष्टि होती है। 4 और 8 होती है मंगल की। मंगल बताओ कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। हाँ जी नवम में है शायद, है ना नवे भाव में। शायद क्यों 100% बोलो है, नवम में है। हाँ जी मेन लगन की कुंडली में, वो थोड़ा साइड में आ रखा है ना। हाँ मेन लगन की कुंडली है ये। यहाँ पर ये भाग्य भाव का स्वामी हो जाता है मंगल, है ना। मंगल भाग्य भाव का स्वामी होता है, भाग्येश बन गया आपका। तो ये अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा फल दे रहा है, इनका भाग्य बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ से अपन मंगल की दृष्टि काउंट करेंगे 4th, यहाँ से काउंट करो 4th भाव, इसको पहला भाव मान लो नवम भाव को। तो 4th दृष्टि कहाँ पड़ रही है इसकी? 12वें भाव में। हाँ 12वें भाव में, चंद्रमा और 12वें भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है। पंचमी चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, भाग्येश मंगल की दृष्टि। और दूसरी है नेक्स्ट दृष्टि है इसकी 7th दृष्टि। 7th दृष्टि कहाँ पड़ रही है? यहाँ से काउंट करो 7 भाव काउंट करो नवम से। नवम भाव को पहला भाव मान लो,
थर्ड हाउस में आ रही है। हाँ, तीसरे थर्ड हाउस पे, थर्ड हाउस पे पड़ रही है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है इसकी 8वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? मंगल की 8वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? चौथे भाव में। चौथे भाव पे 8वीं दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। तो ये मंगल जो है 4th भाव को देख रहे, केतु और 4th भाव पे दृष्टि पड़ रही है, 3rd भाव पे पड़ रही है और 12वें भाव पे पड़ रही है। और 12वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा पे भी मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है। नेक्स्ट प्लेनेट लिखो, मंगल के बाद लिखो सूर्य है। सूर्य की होती है 7वीं दृष्टि। सूर्य यहाँ कुंडली में 10वें भाव में बैठा हुआ है, धनु राशि में। तो 7 भाव काउंट करके बताओ कौन से भाव पे पड़ रही है सूर्य की दृष्टि। और इस कुंडली में सूर्य जो है 6ठे भाव का स्वामी होकर दशम में बैठा हुआ है। चौथा घर में। हाँ, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पे और केतु पर, ठीक है। षष्ठेश होकर दशम में बैठा हुआ है, तो इसको जॉब करनी चाहिए। 6ठा भाव जॉब का है ना, रोग ऋण शत्रु और जॉब का भी है। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ चल रहे थे अपन? मंगल किसकी? सूर्य की दृष्टि थी, है ना। तो यहाँ पर इसका जॉब का अच्छा है, 10वें भाव में सूर्य दिग्बली होता है, बहुत ही स्ट्रांग हो गया है। और कौन कौन से प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है? 5 ग्रहों के साथ बैठा, 5 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, शुक्र, गुरु, बुध, सूर्य और राहु। तो 10वें भाव का राहु भी अच्छा होता है, पॉलिटिक्स में लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ नीच राशि में होकर नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। किसकी कुंडली है निधि जी? ये हाँ जी, निधि जी किसकी कुंडली है? है सिस्टर इन लॉ की। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या काम कर रहे हैं वो? मेरी नंद ना सिस्टर इन लॉ है वो तो मैम टीच वो एक्चुअली वो लेती है, अपना इंस्टीट्यूट चला रही है, टीचिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा अच्छा। गुरु देखो अपनी ही राशि में बैठा हुआ ना 10वें भाव में, तो इंस्टीट्यूट बढ़िया है और अच्छा चल रहा होगा। और मैम वो कम्बस्ट भी तो हुआ है ना, कम्बस्ट का मतलब अस्त हो जाता है ना। अच्छा, ऐसा नहीं माना जाता कि गुरु अस्त है तो इनको फिर ये पहनना चाहिए, पुखराज पहनना चाहिए, फिर अच्छे फल मिलेंगे। सूर्य के साथ अस्त है अगर तो, है ना। तो बुध भी, बुध 4th और 7वें भाव का स्वामी है, बुध है। और शुक्र कौन से घरों का स्वामी है यहाँ पर? 8वें भाव का और तीसरे भाव का स्वामी है। तो इनका इंस्टीट्यूट ठीक है, सही है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, और कौन सा प्लेनेट है सूर्य के बाद? कौन सा रह गया? बुध। बुध ग्रह, बुध की भी 7वीं दृष्टि होती है, यहाँ से काउंट करो। बुध भी 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ी है बुध की? बुध देखो 4th भाव में मिथुन राशि, तो अपनी ही राशि को देख रहा है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब कोई ग्रह अपनी ही राशि को देखे, अपने ही भाव पर दृष्टि डाले, तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, अच्छे फल देता है। तो 4th भाव से रिलेटेड इनके अच्छे रहे होंगे फल। तो मदर से कैसे रिलेशन है? मदर की बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा। उनसे हेल्प भी मिल जाती है, मतलब वो उनकी बनती बहुत है। हाँ, बनेगी, ठीक है। तो बुध की 7th दृष्टि लिख लिया आपने। नेक्स्ट है शुक्र की, लिख लिया था? शुक्र, Yes, ma'am. शुक्र, नहीं शुक्र भी नहीं हाँ शुक्र लिखो। शुक्र की भी 7th दृष्टि होती है। शुक्र भी यहाँ 10वें भाव में बैठा हुआ है, और अपनी 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी इसकी? काउंट करके बताओ। वही 4th हाउस में। हाँ, 4th हाउस में पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि दशम को हम पहला भाव मानेंगे, तो इसे 7 भाव गिनेंगे, तो 4th भाव पर इसकी 7th दृष्टि पड़ेगी। तो शुक्र जो है कौन कौन से घरों का स्वामी है इस कुंडली में? 8वें भाव का स्वामी है, अष्टमेश कहलाएगा। और 3rd भाव का स्वामी तृतीयेश होकर 10वें भाव में बैठा हुआ है। किन किन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है? सूर्य जो है 6ठे भाव का स्वामी है, षष्ठेश के साथ बैठ गया। गुरु जो है योग कारक प्लेनेट, पहले और 10वें भाव का स्वामी है।
और कौन से, बुध, बुध के साथ भी बैठा हुआ है। बुध कौन से ग्रह का स्वामी है, घर का स्वामी है, फोर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है बुध। बुध के साथ बैठा हुआ है शुक्र, है ना। तो ऐसे इफेक्ट पड़ता है सब चीज़ों का, मिला जुला। काफ़ी अच्छा है इनका, दशम भाव बहुत स्ट्रांग है। गुरु सूर्य अच्छा है, ठीक है। और कौन सा ग्रह रह गया, बुध शुक्र भी हो गए। चंद्रमा, चंद्रमा की भी 7वीं दृष्टि होती है। अब चंद्रमा यहाँ पर कहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा यहाँ पर 12वें भाव में कुंभ राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। इसके 7वीं दृष्टि काउंट करो, यहाँ से फर्स्ट भाव मान के 7th भाव गिनो, बताइए कहाँ पड़ी है इसकी 7th दृष्टि। और यहाँ चंद्रमा जो है पंचम भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में बैठा है। पंचम भाव क्या देते हैं, हायर एजुकेशन। छठे भाव में, हाँ, इसकी छठे भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तो चंद्रमा की दृष्टि छठे भाव पे पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है पंचम भाव का स्वामी होकर 12th में है, तो हायर एजुकेशन शो कर है। हायर एजुकेशन के लिए बाहर गए थे क्या, घर से दूर, या इनके बच्चे? हाँ मैम गई थी इन्होंने, हाँ नहीं यही गई थी, मतलब हाँ। खुद ही हायर एजुकेशन की है इन्होंने, काफी अच्छी एजुकेशन है इनकी। हाँ, और फिर या फिर इनके बच्चों, पंचम हाउस जो है बच्चों का है, पुत्र भाव कहलाता है पंचम हाउस, है ना, बच्चों का सुख देता है। तो बच्चे भी जा सकते हैं बाहर अपने, नहीं बच्चे हैं नहीं, है अभी है नहीं बच्चे, किए ही नहीं इन्होंने। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। चलिए, आप जैसे जो कुंडली भेजते हैं ना, उनका पूरे डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भी भेजे है ना साथ में, और क्या काम करते हैं वो पूरा डिटेल में थोड़ा लिख दिया करो। ठीक है मैम, भेज देंगे। एजुकेशन क्या है, मैरिड सिचुएशन कैसी है, चाइल्ड कितने हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, ठीक है। तो ये होगी अपनी दृष्टियाँ, मैम 8 ग्रहों की दृष्टि है ना, है शनि गुरु राहु मंगल सूर्य बुध शुक्र और चंद्रमा, 8 ग्रहों की लिखवाई है ना मैम? केतु रह गया, केतु, केतु की भी, केतु की लिख लो, केतु की दृष्टियाँ लिख लो 5, 7 और 9 राहु की तरह होती है। गुरु राहु केतु की सेम दृष्टियाँ होती हैं, पंचम, 9वीं, 7वीं और 9वीं, 5, 7 और 9। केतु यहाँ पर 4th भाव में बैठा हुआ है, यहाँ से कौन, कहाँ पर दृष्टि पड़ेगी, पंचम दृष्टि देखो कहाँ पड़ेगी, काउंट करो। 8वें घर पे जाएगी, 8वें घर के, 8वें घर पे पड़ रही है केतु की पंचम दृष्टि, 8वें भाव को देख रहा है। तो आध्यात्मिक भी है, ये केतु की दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव में। गुरु भी अच्छी राशि में, आध्यात्मिक भी है क्या ये लोग, स्पिरिचुअल बहुत है, पावर इनके पास, स्पिरिचुअल पावर। हाँ मैम, काफी स्पिरिचुअल है, हाँ ना, दिल भी बहुत साफ है, बहुत स्पिरिचुअल है। गुरु जिनका केंद्र में आ जाता है ना, गुरु जिनका केंद्र में आ जाता है, वो समझो बहुत ही समझो पंडित होते हैं, विद्वान। तो पिछले जन्म में तो ये ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ होता है इनका, तो इस जन्म में भी ये काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कर सकते हैं। या ये एजुकेशन भी देते हैं, जैसे गुरु प्लेनेट क्या देते हैं, एजुकेशन दे रहा है, आप कह रहे हो इनका इंस्टीट्यूट है पढ़ाने का, तो वो भी बेस्ट है। अदरवाइज अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। गुरु अपनी ही राशि में बैठा हुआ। हाँ जी, केतु की होगी कहाँ पर, एक तो अष्टम भाव पे पड़ रही है, दूसरी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, 7th दृष्टि कहाँ पड़ रही है इसकी केतु की, काउंट कीजिए, बताइए। 10th हाउस, वेरी गुड, दशम भाव में दृष्टि पड़ रही है केतु की। और नवम दृष्टि काउंट करिए, कहाँ पड़ेगी, केतु यहाँ बैठे हुए, उसको फर्स्ट भाव माने, वहाँ से काउंट करो और नवम भाव तक गिनो, 9 भावों तक। 12वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रमा पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। तो 12वें भाव पर केतु की दृष्टि। अच्छा मैम एक चीज और पूछनी थी, क्या राहु और केतु एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना हमेशा? हाँ, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, राहु और केतु। और बुध हमेशा ही, मैंने नोटिस किया है। हाँ, बुध हमेशा सूर्य के या तो साथ रहेगा, या सूर्य से एक घर आगे पीछे हो सकता है, या तो सूर्य से 12वें भाव में हो सकता है, या सूर्य से 2nd भाव में हो सकता है। बुध जो है इसके पास ही रहते हैं सूर्य के, और ज़्यादातर अस्थिर रहता है। शुक्र जो है वो 2 घर आगे पीछे हो सकता है भाई, शुक्र जो है या तो अब सूर्य से 11वें भाव में होगा, या सूर्य से 3rd भाव में हो सकता है।
सेकंड भाव में भी हो सकता है, सूर्य के साथ भी हो सकता है, सूर्य से हाँ, 12वें बुध का आपने बुध का एकदम सही बताया मैम। बुध का जनरली मैंने यही नोटिस किया है, जैसा आप बोल हाँ, रहे हो ये ना, फिक्स है। बुध का जनरली ऐसा ही होता है। सूर्य के साथ ही रहता है, इसलिए बुध आदित्य योग बनते हैं। और ये ज़्यादातर कंबस्ट ही रहता है, क्योंकि सूर्य के साथ होता है तो बहुत ज़्यादा, बहुत कम लोगों का होता है जो मतलब कि अस्त नहीं हो। बुध ज़्यादातर अस्त ही मिलेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू मैम। चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। कल रहेगी मैम क्लास? क्या थैंक यू मैम। मैम कल क्लास रहेगी? हाँ, कल रहेगी। अगर नहीं हुई तो मैं इन्फॉर्म कर दूँगी। वैसे रहेगी क्लास में, ओके मैसेज डाल मैम, देती हूँ। ओके। हाँ जी, थैंक यू मैम। ओके, बाय।